हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नया ड्रामा के साथ जिसका नाम है सेव इट फॉर द हनीमून। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत एक कॉन्फ्रेंस से होती है जिसमें हमारी फीमेल लीड ज़ियाओज़ाई काफी देर से पहुंची, लेकिन अभी इतनी भी देर नहीं हुई क्योंकि नए जनरल मैनेजर को अभी तक अनाउंस नहीं किया गया था और यही तो मेन चीज थी इस कॉन्फ्रेंस की। खैर, दूसरी तरफ नए जनरल मैनेजर को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है जो कि हमारा मेल लीड जूहांग था। सभी उसे देखने के लिए बेताब होते हैं, लेकिन जब देखने की बारी आई तो चेयर खाली थी और ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन मजे की बात ये थी कि जूहांग ज़ियाओज़ाई के पास फ्लर्ट करने के लिए पहुंच गया था। ये देखकर तो उस बेचारी की सांसें ही रुकने लग गई थी कि ये क्या हो रहा है। इसी के साथ उसे जाग आ जाती है और वो शुक्र करती है कि ये सब एक सपना था, लेकिन मैं इस तरह के सपने क्यों देख रही हूँ। तभी उसने देखा कि ऑफिस का टाइम हो चुका है तो फौरन से उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। साथ ही हमें वो नरेटिव वॉइस में अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि मेरा नाम ज़ियाओज़ाई है, मेरा सबसे बड़ा ख्वाब पैसा कमाना है क्योंकि मैं अपने डैड को सपोर्ट करना चाहती हूँ और रिलेशनशिप जैसी चीजों के लिए मेरी लाइफ में कोई भी जगह नहीं, और वैसे भी इस दुनिया में कोई मिस्टर राइट नहीं, तो मैं हर एक लड़के को बारी बारी थोड़ी ना ट्राई कर सकती हूँ, ना तो मेरे पास इतनी एनर्जी है। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं अकेले ही रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब से इस नए जनरल मैनेजर ने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया है ना, तब से तो मेरी रातों की नींदें ही उड़ गई। सामने से जूहांग भी आ रहा था जो कि अपनी तरफ से तो 3 पीस सूट पहने हुए था, लेकिन ज़ियाओज़ाई को वो बाथरूम में नजर आ रहा होता है। और यही तो मेन मसला था कि हर वक्त उसे जूहांग के रोमांटिक विजन्स आते रहते हैं। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ आज से 2 हफ्ते पहले, और कैसे स्टार्ट हुआ ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। टीम बिल्डिंग के लिए नए जनरल मैनेजर ने सभी एम्प्लॉइज को एक हाई फाई रिजोर्ट में बुला लिया था। इसी बारे में ज़ियाओज़ाई अपनी फ्रेंड लिन को बता रही होती है कि नए बॉस को मैंने अभी तक देखा तो नहीं, पर वो कितना अच्छा है ना, देखो उसने हमें टीम बिल्डिंग के लिए इतने अच्छे रिजोर्ट में बुलाया है, जबकि पहले तो हम चीप से प्लेसेस में जाया करते थे। लिन भी इस बात से एग्री करती है। तभी ज़ियाओज़ाई को उसके सुपरवाइजर ने बुलाया और पूछने लगा कि वो जो न्यू लिकर तुमने बनाया है वो किधर है, तुम लेकर क्यों नहीं आई। बॉस स्पेशली इस टीम बिल्डिंग में उसे ट्राई करना चाहते थे, तुम फौरन से बार में जाओ और उसे लेकर आओ। उस बेचारी को गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी उस लिकर को लेने के लिए बार में पहुंच जाई। साथ ही वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है कि इस नए जनरल मैनेजर जूहांग ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। इतनी भूख लग रही है मुझे और फिर भी मुझे खाली पेट उसके लिए इधर उधर भागना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जूहांग भी चेयर पर बैठा हुआ ये सारी बातें सुन रहा था, पर उसने मुड़कर नहीं देखा कि असल में ये कौन बदतमीज है जो उसके बारे में ये सब कुछ कह रहा है। उधर ज़ियाओज़ाई जब कुछ खाने के लिए चली जाती है तो इधर वेट्रेस ने गलती से उसका लिक्योर भी इधर जूहांग के सामने पेश कर दिया ताकि वो इसे टेस्ट कर पाए। इधर जूहांग किसी को टेस्ट कर रहा था और किसी को स्मेल करने के साथ ही डस्टबिन में फेंक देता है, ये कहते हुए कि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तब तक ज़ियाओज़ाई भी अपने लिकर को ढूंढते ढूंढते पहुंच आई और गुस्से में पूछने लगी कि मेरा लिकर कहाँ है। तो वो बोला कि सब इस डस्टबिन में है, तो यकीनन तुम्हारा लिकर भी इसी में ही होगा। अगर रेड आर्ट डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस इतनी ही अच्छी होती तो क्या इतने सारे एम्प्लॉइज को सस्पेंड किया जाता। ज़ियाओज़ाई ने अपने लिकर की बोतल उसके हाथ में देखी और फौरन उसे ले लेती है। कहने लगी कि मैं पूरे डिपार्टमेंट की गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन ये लिकर मैंने बनाया है और तुम इसे टेस्ट किए बगैर बुरा नहीं कह सकते। इन दोनों के बीच में ये बहस चल ही रही थी कि दूसरी तरफ से सुपरवाइजर ने आकर पूछा कि जनरल मैनेजर जूहांग आप ठीक तो है ना। ये सुनकर तो बेचारी ज़ियाओज़ाई के होश ही उड़ गए कि जिससे वो इतनी देर तक बहस कर रही थी वो उसका नया बॉस है, जो कि उसे अब पता चला। नेक्स्ट सीन में स्विमिंग पूल में खड़े वो यही बातें कर रही थी कि उसने मेरे लिकर को टेस्ट किए बगैर बुरा कहा, कितना रूड इंसान है वो, पता नहीं उसे जनरल मैनेजर किसने बना दिया है। मैंने उसे जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, भला इसमें मेरी क्या गलती, सारी गलती तो उसी की ही थी ना, और उस जैसे इंसान की वजह से मैं अपनी जॉब से रिजाइन क्यों दूं। अनफॉर्चुनेटली उसी स्विमिंग पूल में जूहांग भी होता है जो कि खामोशी से खड़ा इसकी बातें सुन रहा था। इधर ज़ियाओज़ाई अपने साथ बड़बड़ा रही होती है। काफी कुछ सुन लेने के बाद आखिरकार वो कहता है कि बस हो गया तुम्हारा, या फिर कुछ और भी कहना चाहती हो। उसे अपने सामने खड़े देखकर तो ज़ियाओज़ाई फौरन स्विमिंग पूल से बाहर निकल आई और पूछने लगी कि क्या आपने मेरी सारी बातें सुन ली, जिस पर उसने भी सर हिलाकर हाँ का जवाब दिया। अब तो वो हर हाल में यहाँ से निकलने की कर रही थी, लेकिन नर्वस हो जाने की वजह से बेचारी रास्ता भी भूल चुकी कि उसे जाना किस तरफ है। इसी नर्वसनेस के चक्कर में किसी एक तरफ जाने के बजाय वो वापस से स्विमिंग पूल में गिर गई। जूहांग भी यही देख रहा था कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है, लेकिन उसे स्विमिंग करना भी नहीं आ रहा था, इसलिए जूहांग उसे अपने हाथों में उठा लेता है और यहाँ ज़ियाओज़ाई उसकी बॉडी को फील करने लगी कि ये कितनी वार्म है। वो गुस्से में उसे अपना हाथ हटाने के लिए कहता है, लेकिन ज़ियाओज़ाई डिजी फील कर रही
थी और साथ ही बेहोश हो गई। इस लड़की की अजीबोगरीब हरकतें जूहांग की कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वो कहने लगा कि ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ ज़ियाओज़ाई को लिन की कॉल आती है और साथ ही पूछने लगी कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, कहीं पर नजर क्यों नहीं आ रही। जबकि ज़ियाओज़ाई ने जब इधर उधर देखा तो ये उसका रूम तो नहीं लग रहा था, बल्कि किसी मेल का रूम लगता है, जिससे वो समझ गई कि ये यकीनन उस खड़ूस बॉस का रूम होगा। नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया गया, जहाँ सभी एम्प्लॉइज को जूहांग से काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो इन सबको डांटते हुए कहता है कि मैं तुम सबको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, इसमें मुझे रेड आर्ट डिपार्टमेंट की अच्छी प्रोग्रेस चाहिए, अगर नहीं तो फिर तुम सभी लोग अपने लिए नई जॉब्स का बंदोबस्त कर लो। जबकि ज़ियाओज़ाई को उसे देखकर रोमांटिक इल्यूजन्स आ रहे थे। वो दिल ही दिल में कहती है कि ये बाथरोब पहनकर क्यों आया हुआ है। उसके लिए बॉस को देखना तक मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो अपने इल्यूजन्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। खैर थोड़ी ही देर में मीटिंग एंड हो जाती है। उन सब के चले जाने के बाद यहाँ असिस्टेंट जूहांग से बात कर रहा था, लेकिन वो इस वक्त ज़ियाओज़ाई के बारे में सोच रहा होता है कि एक छोटी सी एम्प्लॉय होकर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह रूड तरीके से बात करने की, और जिस तरह से वो अपने लिकर को डिपेंड कर रही थी, क्या सच में उसने बहुत अच्छा बनाया होगा। दूसरी तरफ ज़ियाओज़ाई ने लिन को सारी बातें बता दी थी, जिस पर वो इसे कहती है कि तुमने बॉस को पब्लिक में डांटा, इसके लिए तुम्हें उन्हें सॉरी करना चाहिए, वरना तो इसका नतीजा बुरा भी हो सकता है। जबकि ज़ियाओज़ाई बोली कि कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या कि किसी लड़के ने कपड़े पहने हो लेकिन फिर भी वो तुम्हें कपड़ों के बगैर नजर आ रहा हो। इधर लिन उसके पास आते हुए बोली कि तुम्हें किसी पर क्रश हो गया है क्या, बताओ जरा कौन है वो। ज़ियाओज़ाई कहती है कि अरे यार तुम पागल हो गई हो क्या, भला मुझे किसी पर क्रश क्यों होने लगा, मुझे बस इस तरह के इल्यूजन्स आ रहे हैं। तो लिन कहने लगी कि इसकी तो 2 ही वजह हो सकती हैं, या तो तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया होगा, और दूसरा ऑप्शन वो उसके कान में बताती है कि या तो फिर तुम्हें नींद की जरूरत है, जल्दी जल्दी से सो जाओ और अपनी नींद पूरी करो। ज़ियाओज़ाई को भी यही लग रहा था कि शायद मुझे नींद की जरूरत है। लिन के बाहर जाने से पहले ही वो सो गई थी। नेक्स्ट सीन में जूहांग ज़ियाओज़ाई के उस लिकर को टेस्ट कर रहा था, जिसे टेस्ट किए बगैर ही उसने डस्टबिन में फेंक दिया था, और अब टेस्ट करने के बाद ही उसे पता चला कि ये इतना भी बुरा नहीं। थोड़ी देर के बाद ज़ियाओज़ाई के डोर पर नॉक हुआ, जो कि अभी भी उसी रिजॉर्ट में रुकी हुई थी। जब उसने डोर ओपन करके देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका खड़ूस बॉस होता है। अचानक से उसे देखकर पूछने लगी कि आप यहाँ, आपको किसी चीज की जरूरत थी क्या। तो वो बोला कि भला बॉस को भी अपने एम्प्लॉय से बात करने के लिए किसी रीजन की जरूरत होती है। ज़ियाओज़ाई ने भी उसे अंदर आने दे दिया, बगैर ये जाने कि असल में वो यहाँ करने क्या आया है। जबकि जूहांग बोला कि कल रात जब तुम बेहोश हो गई थी तो मुझे तुम्हें अपने रूम में ले जाना पड़ा, क्योंकि मुझे तुम्हारे रूम का पता नहीं था, इसलिए कुछ भी मिसअंडरस्टूड मत करना, हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़ियाओज़ाई ने उन बातों को तो मिसअंडरस्टूड नहीं किया, लेकिन फिलहाल जिस तरह जूहांग अपनी शर्ट उतारकर उसकी ओर बढ़ रहा होता है, ये उसे कुछ समझ नहीं आती। इवन के पीछे की तरफ चलते चलते ज़ियाओज़ाई बेड पर आ गिरी, और जूहांग भी उसके ऊपर आते हुए कहता है कि अभी तो आधी रात है, तुम जाग क्यों रही हो, थोड़ी देर और सो जाओ। ये कहने के साथ ही वो गायब हो जाता है, और इधर इसे भी रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ मेरा इल्यूजन था, पर अब उसे डर लग रहा होता है और फौरन अपने रूम से बाहर चली आई। आधी रात होने की वजह से कोई भी कॉरिडोर में नहीं होता, लेकिन चलते चलते वो अचानक जूहांग से टकरा जाती है। वो भी इसे अचानक से देखकर पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन जूहांग का चेहरा देखते साथ ही ज़ियाओज़ाई को दोबारा से रोमांटिक विजन्स आने लगते हैं, जहाँ जूहांग उसे कह रहा था कि जिस तरह तुम मुझे देख रही हो, तुम्हारी आंखें ही कह रही है कि तुम मुझे किस करना चाहती हो। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि ज़ियाओज़ाई उसे मना करती रही कि नहीं नहीं मेरे पास मत आओ। जबकि रियल में इधर जूहांग उसे देखकर यही सोच रहा था कि इसे क्या हो रहा है। पीछे वो किसी चीज से टकराने वाली होती है, और उसे बचाने के चक्कर में जूहांग ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच दिया, और यहाँ दोनों ही जमीन पर आ गिरे। ये वाला मोमेंट काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहा था कि तभी जूहांग ने देखा कि ऊपर से एक बॉक्स गिर रहा है, और ये ज़ियाओज़ाई के ऊपर ना गिरे, इसलिए वो उसे नीचे करके खुद ऊपर की तरफ आ जाता है। ये बॉक्स उसे काफी जोरों का लगा। ज़ियाओज़ाई ने भी इस बात को नोटिस किया कि बॉस ने मुझे बचाने की कोशिश की। नेक्स्ट सीन में वो अपने जख्म पर मेडिसिन लगा रहा होता है, और साथ साथ ही वो ज़ियाओज़ाई से उसके लिकर के बारे में बात कर रहा था कि मैंने उसे टेस्ट किया, इतना भी बुरा नहीं था जितना कि मैंने उसके बारे में पहले कहा था। इधर ज़ियाओज़ाई को बेचैनी हो रही थी कि अगर मैं यहीं पर रही तो मुझे दोबारा से रोमांटिक विजन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो किसी भी तरह करके यहाँ से जाना ही चाह रही थी कि जूहांग ने उसे आवाज देकर रोक दिया। वो कहता है कि मैंने काफी कोशिश की, लेकिन जख्म तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा, तो क्या प्लीज तुम मेरे जख्म पर मेडिसिन लगा दोगी। ये बात तो उसके लिए खतरे की घंटी होती है, पर ये बात वो जूहांग को कैसे बताए, और मेडिसिन लगाने के लिए भी मना नहीं कर सकती थी। खुद को बचाने के लिए ये भी सोच ही रही थी कि उधर जूहांग ने शर्ट भी उतार दी, और ये
उसके दिल ही दिल में सोचने लगी कि इसने तो सेकंड्स में शर्ट ही उतार दी। खैर अब अपनी आंखों पर हाथ रखकर वो उसके मेडिसिन लगाने लगती है। वो भी गलत ही जगह पर अप्लाई कर रही थी, जबकि जुहांग सोच रहा था कि इस लड़की को हो क्या गया है, क्योंकि उसने तो अभी तक अपनी शर्ट उतारी ही नहीं थी और ज़्याओज़ाई को वो शर्ट के बगैर नजर आ रहा होता है। कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया, अभी तक तो मैंने अपनी शर्ट भी नहीं उतारी। ये देखकर वो बेचारी भी एम्बैरस हो गई कि ओ गॉड, दोबारा से इल्यूजन, मैं पागल हो गई हूँ या फिर अंधी। जुहांग ने अब उसे अपना मुंह फेरने के लिए कहा कि मैं अपनी शर्ट उतार दूं, जबकि ज़्याओज़ाई खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है कि गॉड प्लीज, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आप जानते हो कि मैं किसी से प्यार नहीं करना चाहती और ना ही शादी करना चाहती हूँ। जुहांग भी उसका ये बड़बड़ाना सुन रहा था। उसे तो यही लगता है कि शायद ये मुझे इग्नोर कर रही है, पर क्यों ये भी वो नहीं जानता। उधर ज़्याओज़ाई भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर खुद में थोड़ी सी हिम्मत ले आती है कि जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, बस जल्दी से मैं मेडिसिन लगाकर यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन मेडिसिन लगाने के चक्कर में वो इतना जोर लगा देती है कि उस बेचारी की एक दो हड्डियां तो वैसे ही टूट गई। नेक्स्ट सीन में जुहांग उसे घर छोड़ने के लिए आता है और जाते जाते उसे कहने लगा कि ज़्याओज़ाई, मैं तुम्हारे लिकर के बारे में बता रहा था कि वो इतना भी बुरा नहीं। ये कहते साथ ही वो वहाँ से चला गया। ज़्याओज़ाई को समझ नहीं आती कि वो खड़ूस है या फिर उसमें एटीट्यूड इश्यूज है। खैर जब उसने आकर देखा तो उसके डैड काफी ड्रंक होकर दरवाजे के बाहर खड़े थे, लेकिन उन्हें देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में ज़्याओज़ाई को मैसेज रिसीव हुआ कि आपके डैड ने उधार पर काफी खर्चा कर लिया है और बिल भी बढ़ चुका, तो हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस बिल को पे करें। ज़्याओज़ाई के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो लिन को मैसेज करके उसे कुछ पैसे उधार मांग लेती है। नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह जब जुहांग अपने रूम से बाहर आया तो उसे अपने घर में अपना दोस्त हाउलिंग नजर आया और उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पहले तो वो मस्के लगाते हुए कहता है कि अरे पगले, अगर मैं ना होता तो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट कौन बनाता। लेकिन आखिरकार वो सच भी बता ही देता है कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे घर चुपने के लिए आ गया। यहाँ बातों ही बातों में जुहांग उससे पूछने लगा कि क्या कभी तुमने ऐसा कुछ टेस्ट किया है जिसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अलग हो, यानी कि इस पूरी दुनिया में तुमने कभी भी वैसा टेस्ट ना देखा हो। हाँ बोला कि हाँ, ऐसा टेस्ट जो बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल ऐसा जैसा तुमने चाहा हो। ऐसा टेस्ट आज से 15 साल पहले चखा था ना मैंने, फर्स्ट लव का। यकीनन तुम भी फर्स्ट लव की ही बात कर रहे हो। जुहांग बोला कि अरे स्टूपिड, मैं लिकर की बात कर रहा हूँ। हाउलिंग भी ये सुनकर कहने लगा कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम जैसा इंसान जिसे रोमांटिक तक होना नहीं आता, भला उसे फर्स्ट लव की ब्यूटी के बारे में क्या ही पता होगा। जुहांग को भी उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया कि ये बात तो ठीक है कि मैं असूलों पर चलने वाला आदमी हूँ, पर अब ऐसा भी नहीं कि मैं कोई कोल्ड ब्लड एनिमल हूँ। दूसरी तरफ ज़्याओज़ाई ऑफिस पहुंच चुकी थी और सबसे पहले उसका सामना लिन से हुआ, जिसे वो बताती है कि मुझे पैसे रिसीव हो गए हैं। उसका शुक्रिया अदा किया और बताया कि मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। लिन जानती थी कि ज़्याओज़ाई को हमेशा अपने डैड की वजह से कर्जे लेने पड़ जाते हैं। वो कहने लगी कि मैंने कब कहा कि मुझे जल्दी वापस चाहिए, इतनी भी टेंशन मत लो। आफ्टर दैट ज़्याओज़ाई जब जनरल मैनेजर के ऑफिस तक पहुंची तो उसे दोबारा से वही रोमांटिक इल्यूशन होने लगा। पहले तो वो अपनी आंखें बंद करना चाह रही थी, लेकिन उसे ये भी कंफर्म नहीं होता कि ये इल्यूशन है या फिर सच में बॉस मेरे सामने खड़े हैं। जबकि जुहांगी से कह रहा था कि तुमने आने में देर कर दी, इसलिए अब तुम अंदर नहीं आ सकती। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ज़्याओज़ाई लैब में बैठकर लिकर बना रही थी और बॉस भी उसके सर पर खड़ा था, क्योंकि वो देखना चाहता है कि ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज करती है। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है कि ये इल्यूशंस देख देख कर मैं तंग आ चुकी हूँ, आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा। कि दूसरी तरफ से फेक जुहांग दोबारा से पहुंच आया। अब एक तरफ बॉस सच में खड़ा था और दूसरी तरफ से उसे वो रोमांटिक सा इल्यूशन होने लगा, जिसे वो खत्म करने की कोशिश करती है। पर फेक जुहांग बोला कि काम करना कितना बोरिंग है ना, चलो हम कुछ और करते हैं। ज़्याओज़ाई उसे इशारा करके यहाँ से जाने के लिए कह रही थी और दूसरी तरफ यहाँ रियल वाला जुहांग बोला कि ये तुम क्या कर रही हो, काम पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। वो बेचारी अपना सर पकड़ कर बैठ गई कि अब ऐसी सिचुएशन में मैं अपने काम पर कैसे ध्यान दूं। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ जुहांग बार में बैठा हुआ था और हाउलिंग उसे देखकर कहता है कि आजकल तुम रातों में कुछ ज्यादा देर तक नहीं जागने लगे, जो अभी तक तुम बार में बैठे हुए हो। वैसे ये लिकर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर इसका टेस्ट काफी अच्छा है। जुहांग बोला कि यही तो वो टेस्ट है जिसे तुम फर्स्ट लव कह रहे थे। साथ साथ वो ज़्याओज़ाई के बारे में सोच भी रहा होता है। असल में वो खुद भी नहीं जानता कि वो लिकर की तरफ अट्रैक्ट हुआ या फिर उस लड़की की तरफ। इधर हाउलिंग भी उसे कहता है कि मेरे ख्याल से तो जाकर उस लड़की को चेस करो, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुए हो। दूसरी तरफ ज़्याओज़ाई भी इसी
बिल्डिंग के मार्ट में कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए आई थी और जाते वक्त अचानक से ही वो जूहांग से टकरा जाती है। दोनों ही एक एलिवेटर में थे जहाँ वो इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। जूहांग बोला कि मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था, तो मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी। वो तो इसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देती, लेकिन यहाँ अचानक से एलिवेटर खराब हो जाता है। ज़्याओज़ाई को डर लग रहा था, इसलिए जूहांग ने उसे हक कर दिया और कुछ देर के लिए अब इन दोनों को ही इस खराब एलिवेटर में रुकना पड़ेगा। टाइम पास करने के लिए जूहांग उसे उसके लिकर के बारे में पूछने लगा कि अगर तुमने और भी प्रोग्रेस कर ली है तो मुझे अपना लिकर टेस्ट क्यों नहीं करवाया। जिस पर ज़्याओज़ाई बोली कि मैं चाहती थी जब पूरी तरह से बन जाए तो तभी आपको टेस्ट करवाऊं। दूसरी तरफ से इल्यूजन वाला जूहांग कह रहा था कि क्या मैं तुम्हें टेस्ट कर सकता हूँ। ज़्याओज़ाई उसे इशारा करके यहाँ से जाने के लिए कह रही थी, जबकि इधर रियल जूहांग उसके करीब जाने लगा। वो बेचारी दिल ही दिल में सोचने लगी कि कहीं इस रियल वाले पर फेक जूहांग का असर तो नहीं हो गया, ये मेरे करीब क्यों आ रहा है। जबकि वो इसके पास से एक चिप्स लेते हुए बोला कि मुझे भूख लग गई। ज़्याओज़ाई अपना बर्गर आगे करते हुए बोली कि अगर आप माइंड ना करे तो मेरा बर्गर खा ले। उधर फेक जूहांग बोला कि मैं माइंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और यहाँ तो वो बेचारी सांस भी नहीं ले पा रही क्योंकि रियल वाला जूहांग बहुत ही ज्यादा खड़ूस था और फेक वाला जूहांग उससे फ्लर्ट पर फ्लर्ट किए जा रहा था। तो इस हाल में वो करे भी तो क्या करे। खैर कुछ ही देर में एलिवेटर ठीक हो गया। उन अंकल ने बताया कि अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हो। ज़्याओज़ाई की तो सांसें रुकी हुई थी, वो फौरन से लैब में जाकर कुछ देर के लिए सुकून करना चाहती थी, जबकि इधर जूहांग को भी लगा कि शायद उसकी तबीयत नहीं ठीक। वो उसके लिए पानी का गिलास ले आता है। ज़्याओज़ाई फिलहाल उसे खुद से दूर भेजना चाहती थी। कहने लगी कि बॉस आप फिक्र नहीं करे, मैं लिकर को अच्छे से बना लूंगी और कल ही आपको इसके बारे में रिपोर्ट कर दूंगी। वही फेक जूहांग भी उसके सामने आते हुए कहता है कि अगर ऐसे झूठ बोलोगी तो फिर तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। जबकि यहाँ रियल वाला जूहांग कहने लगा कि क्या तुम्हारी नजर में मैं एक ऐसा लड़का हूँ। अचानक उसके मुंह से ये बात सुनकर इधर ज़्याओज़ाई सोचने लगी कि ओ गॉड, कहीं इसे ये फेक वाला जूहांग नजर तो नहीं आ रहा। उधर वो अपनी पिक्चर की तरफ जाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पिक्चर को इस तरह से खराब करने की। इधर ज़्याओज़ाई को भी रिलीफ मिल गया कि अच्छा ये पिक्चर की बात कर रहा है। फौरन से उसे काम डाउन करने के लिए बोली कि बॉस देखो ना, इसमें आप कितने मैनली लग रहे हो, कितने हैंडसम, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी होना अच्छी बात है। जूहांग को तो गुस्सा आ रहा था कि मैं जैसा भी हूँ इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, अगर तुम्हें कोई मसला है तो फिर ये जॉब छोड़कर चली जाओ। ज़्याओज़ाई बोली कि नहीं नहीं, आपने गलत समझ लिया, मेरी आपके लिए कोई इंटेंशंस नहीं। ये तो ऑफिस के सभी कुलीग जानते हैं कि ना मैं कभी डेट पर जाती हूँ और ना मेरा शादी का कोई इरादा है। इवन कि अगर इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं और आप ही बच जाए तब भी मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होगी। हम दोनों सिर्फ अच्छे कुलीग्स ही बन सकते हैं। यहाँ तो जूहांग को गुस्सा आ गया कि क्या मतलब, क्या मैं इतना बुरा हूँ या दिखने में अच्छा नहीं लगता। गुस्से में अपनी पिक्चर को अनपेस्ट करते हुए वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में जूहांग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और ग्रैंडपा इसे कहते हैं कि अब तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते। ना तुम ब्लाइंड डेट पर जाना चाहते हो, ना तुम्हें डेट वाली कोई लड़की पसंद आती है। जूहांग बोला कि कोई लड़की तो नहीं पसंद, लेकिन एक लड़की के लिए मैं अपनी फीलिंग्स को क्लियर नहीं कर पा रहा। पर क्या ही फायदा, अगर इस पूरी दुनिया में हम दो भी बच जाएंगे ना, तब भी उसकी नजर में हम सिर्फ अच्छे कुलीग्स ही बन सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे ही उसे ज़्याओज़ाई का मैसेज आया कि बॉस मैं लिकर को बनाने के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए आप प्लीज मुझे देखने के लिए ना आए। जूहांग ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, जिस पर उसने इसे कुछ खास जवाब नहीं दिया और जूहांग को तो यही लग रहा था कि वो जानबूझकर मुझे अवॉइड करना चाह रही है। अगली सुबह लैब में आकर ज़्याओज़ाई को काम पर लगे हुए देखकर उसे मैसेज करके पूछना चाहता था कि क्या प्रोग्रेस है, लेकिन फिर मैसेज करते करते रुक गया क्योंकि ज़्याओज़ाई ने खुद ही मना किया था। आफ्टर दैट रात में जूहांग कंसर्ट से उठकर बाहर आ गया, जिस पर हाउलिंग आकर उसे पूछने लगा कि यार इतना मजा तो आ रहा था, तुम बाहर क्यों आ गए हो। वो बोला कि यार वैसे ही मैं इतनी उलझनों में फंसा हुआ हूँ, अंदर मुझे सांस नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आ गया हूँ। वैसे एक बात बताओ, अगर किसी लड़की को मुझ पर क्रश हो तो क्या वो मुझे अवॉइड करेगी। हाउलिंग तो फौरन से कहता है कि कौन है वो लड़की, चलो जल्दी से मुझे मिलवाओ उससे। जबकि जूहांग बोला कि रुक जाओ यार, मैंने उसे वादा किया है कि जब तक लिकर कंप्लीट नहीं हो जाता मैं उसके सामने नहीं आऊंगा। हाउलिंग बोला कि भाई उसे तुझ पर क्रश हो या ना हो, पर तू सच में प्यार में फंस गया है, अब जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर उस लड़की को प्रपोज कर दे। जूहांग बोला कि कैसे कर दूं, वो लड़की तो ना डेट पर जाना चाहती है ना उसे शादी करनी है, ये जरा अजीब नहीं
नहीं। दूसरी तरफ लिन भी जियाओजाई का मजाक उड़ा रही थी कि तुम्हें अभी भी बॉस के वो नेक्ट वाले इल्यूजन आते हैं या फिर सब कुछ ठीक हो गया। वो बोली कि यार कुछ भी ठीक नहीं हुआ, मुझे तो लगता है कि मेरे दिमाग में ही कोई खराबी आ गई है। तुम्हें पता है मेरे इल्यूशंस में आकर बॉस मुझे किस करना चाहता है। वैसे तो लिन को ये सब कुछ बहुत फनी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो इसे मशवरा देते हुए कहती है कि अगर बॉस तुम्हें किस करना ही चाहता है तो तुम भी किस कर दो, हो सकता है कि उसके बाद तुम्हारे ये इल्यूशंस भी खत्म हो जाए। नेक्स्ट सीन अगली सुबह लैब का दिखाया गया, जहाँ जियाओजाई तो अपने काम पर फोकस करना चाह रही थी, लेकिन उसके वो रोमांटिक इल्यूजन उसे फोकस करने ही नहीं देते। अपना ध्यान भटकाने की भी उसने काफी कोशिश की, लेकिन इल्यूजन वाला जुहांग उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। वो हर तरफ उसके पीछे पीछे ही जाए जा रहा था। आखिरकार तो उस बेचारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि क्या करूं मैं, कैसे अपने काम पर फोकस करूं। तभी उसे लिन की बात याद आई कि अगर बॉस तुम्हें किस करना चाहता है तो तुम भी किस कर ही दो। अब वो इमेजिन कर रही थी कि क्यों ना मैं एक बोल्ड गर्ल बनकर उसके सामने जाऊं और आखिरकार उसे कह ही दूं कि मैं उसे प्यार करती हूं और उसे किस भी कर दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ना उसे ये पता लगने दे सकती हूँ कि मुझे उससे प्यार हो गया है। मुझे कोई सीक्रेट रास्ता ही ढूंढना होगा। इसके बाद वो सीक्रेट वे को भी इमेजिन करती है कि किसी भी तरह करके वो जुहांग को बेहोश कर दे और फिर चोरी छुपे उसके ऑफिस में आकर उसे चोरी से किस कर दे। लेकिन उसे ये वाला वे भी कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर गुस्से में उठकर वो जुहांग की पिक्चर को और भी गंदा करने लग जाती है। उसे ये हरकत करते हुए इधर जुहांग ने भी बाय चांस देख लिया। उसे तो यही लग रहा था कि शायद इसकी नजर में मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। खैर उसे आवाज देकर लिकर के प्रोग्रेस के बारे में पूछने लगा। जियाओजाई भी उसे देखकर फौरन से उस पिक्चर को छुपा लेती है। साथ ही वो बताती है कि बस जल्दी ही लिकर कंप्लीट हो जाएगा। जुहांग बोला कि अगर कोई भी मसला हो तो तुम मुझसे फ्रैंक होकर बात कर सकती हो। ये कहकर वो तो वहाँ से चला गया और इधर जियाओजाई सोचने लगी कि बॉस इतना खड़ूस है, क्या मैं सच में इससे फ्रैंक होकर बात कर सकती हूँ। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में जियाओजाई बहुत खुश होकर जुहांग के ऑफिस में भाग कर आते हुए कहती है कि बॉस मैंने पहली लिकर की बोतल बना ली और मैं आपको टेस्ट कराने के लिए लेकर आई हूँ। लेकिन उसने देखा कि वो तो ऑफिस में बैठे बैठे ही सोया पड़ा हुआ है। तो उसे देखकर पहले तो वो ये कंफर्म करना चाह रही थी कि ये रियल भी है या फिर मेरा फेक इल्यूजन। टच करने पर जब उसे पता चला कि ये रियल जुहांग है तो उसे लिन की बात याद आ जाती है कि अगर तुम इन इल्यूजन से जान छुड़ाना चाहती हो तो उसे कर ही दो। तो ये सोचने लगी कि गॉड ने मुझे मौका दे दिया है इसे चोरी छुपे किस करने का। तो फौरन से अपनी आंखें बंद करके उसे किस करने ही वाली थी कि तभी अचानक से जुहांग की आंखें खुल गई। उसने इसे देख लिया मगर फिर फौरन से अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि वो भी ऐसा ही कुछ चाहता था। पर उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि जियाओजाई उसे किस करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो फौरन से पीछे हट जाती है और जल्दी जल्दी उसके ऑफिस से बाहर निकल आई। उसके जाने के बाद इधर जुहांग सोचने लगा कि क्या वो सच में मुझे किस करना चाहती थी या बस ये सिर्फ मेरी गलत फहमी है। नेक्स्ट सीन में सुपरवाइजर वेन अपने लिए एक नई जॉब ढूंढ रहा था। जियाओजाई ने जब देखा तो वो पूछने लगी कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्या आप ये जॉब छोड़ना चाहते हो। तो वो बोले कि तुम्हें पता तो है कि मैं बॉस के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कोई भी लिकर नहीं बना पाया और ये बात भी तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि बॉस को यूजलेस लोगों को रखना नहीं पसंद। अब इससे पहले कि वो मुझे जॉब से बाहर निकाले मैं खुद ही जॉब ढूंढ लेता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली है, मुझे उनको भी तो सपोर्ट करना होगा। लेकिन जियाओजाई ने उनके हाथ से वो पोस्टर ले लिया और कहती है कि नहीं, आप ये जॉब छोड़कर नहीं जाने वाले। नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया गया जहां सभी एम्प्लॉइज को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि अगर बॉस को उनका बनाया हुआ लिकर पसंद नहीं आया तो वहीं पर ही इन्हें फायर कर दिया जाएगा। बारी बारी टेस्ट करने के बाद जब जियाओजाई का लिकर सामने आया तो इसकी स्मेल से ही जुहांग ने पहचान लिया और वो कहता है कि इसको जिसने भी बनाया है वो मुझे ब्रीफ करे। सुपरवाइजर वेन खड़ा होकर उन्हें ब्रीफ करने लगता है जबकि जुहांग को तो ये लिकर जियाओजाई का लग रहा था। कहने लगा कि सुपरवाइजर वेन, क्या इससे आपका कोई लेना देना है। वो बोले कि हाँ बिल्कुल, इस लिकर को काफी मेहनत करने के बाद मैंने और जियाओजाई ने मिलकर बनाया है। यानी कि उसने अपना लिकर सुपरवाइजर वेन को दे दिया। वो इसका कोई भी क्रेडिट नहीं लेती और ये बात जुहांग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो कहता है कि सुपरवाइजर वेन आपको मुबारक हो। लेकिन दूसरी तरफ जियाओजाई को उसने फायर कर दिया। सुपरवाइजर वेन उनको एक्सप्लेन करना चाहता था लेकिन इधर जियाओजाई ने उनको इशारा करके ना करने के लिए कहा।
इसके बाद जियाओजाई बेचारी अपना सामान पैक करके जा रही थी। लिन उसे पूछती है कि तुमने सारा क्रेडिट सुपरवाइजर वेन को क्यों दिया और फिर उन्हें मौका क्यों नहीं दिया कि वो बॉस के सामने एक्सप्लेन करे। तभी दूसरी तरफ से जुहांग पहुंच आया, जिसने जियाओजाई को अपने साथ गाड़ी में बैठने के लिए कहा। लिन भी उसे उसके साथ जाने के लिए कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। गाड़ी में बैठने के बाद जुहांग का भी यही सवाल था कि तुमने खुद को क्रेडिट क्यों नहीं दिया, जबकि ये लिकर तो तुमने अकेले बनाया था। जियाओजाई उसे कैसे बताती, लेकिन तभी उसे जुहांग की बात याद आ जाती है कि कभी कभी फ्रैंकली बात करना अच्छा होता है। तो वो इसे कहने लगी कि मैं आपको कहीं ले जाना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ चलोगे। नेक्स्ट सीन में वो जुहांग को एक पार्क में ले आई थी उसे कुछ दिखाने के लिए कि वो देखो। जुहांग बोला कि वो तो सुपरवाइजर वेन है ना। ये बोली कि हाँ बिल्कुल, वो हर वीकेंड पर अपनी बेटी को यहाँ फन के लिए लेकर आते हैं। चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट के अच्छे सुपरवाइजर नहीं, लेकिन वो अच्छे बाप तो है ना, और मैं नहीं चाहती कि उनके हाथ से ये जॉब भी चली जाए। यहाँ जुहांग को अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती है, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि वो अनाथ आश्रम में पला बड़ा है और हमेशा से ही पेरेंट्स का प्यार देखने के लिए तरसा हो। खैर ये सब कुछ देखने के बाद अब उसने अपना डिसीजन बदल दिया था जियाओजाई को फायर करने का, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि तुम्हें खुद को भी क्रेडिट देना होगा। और इसके बाद वो एक रिक्वेस्ट भी करता है। जब जियाओजाई ने पूछा कि क्या रिक्वेस्ट, तो वो बोला कि प्लीज आइंदा मुझे अवॉइड मत करना। अब जियाओजाई उसे कैसे बताए कि मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करती हूँ। बात बदलने के लिए कहती है कि आपको भूख लगी होगी ना, चलो मैं आपको अपने सीक्रेट बेस पर ले जाऊँ कुछ खाने के लिए। इसके बाद दोनों ही जब उस रेस्टोरेंट पहुंचे तो उस रेस्टोरेंट को चलाने वाली आंटी जुहांग को देखकर कहती है कि तुम तो कितने सालों के बाद यहाँ पर आए हो। वो बोला कि असल में मैं अब्रोड गया था। जियाओजाई पूछने लगी कि मतलब तुम भी यहाँ के रेगुलर कस्टमर हो, जिस पर उसने सर हिलाकर हाँ का जवाब दिया। आंटी उन दोनों को साथ में देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि उनको लगता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। कहने लगी कि जियाओजाई तुम जो टारगेट अचीव करना चाह रही थी, मेरे ख्याल से तुमने अचीव कर लिया है। सच कहूँ ना तो तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। जुहांग आंटी का मतलब समझ गया था, जबकि जियाओजाई उनको क्लियर करने के लिए कहती है कि असल में मैं इस लिकर की बात कर रही थी। मैंने इस टारगेट को अचीव कर लिया और मैंने इसे स्नो लिकर का नाम दिया है। अब आंटी भी थोड़ी एम्बेरस हो गई और फौरन से इनके लिए खाना लेने को चली गई। खैर यहाँ जिस तरह जुहांग उसे देख रहा था, इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि वो उसके लिए फील करने लगा है और किसी हद तक वो ये बात जान चुका, लेकिन इतनी जल्दी उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ जियाओजाई भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि अभी तक भी उसके इल्यूजन्स वाला मसला खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह जब जियाओजाई ऑफिस पहुंची तो लिन उसे देखकर कहने लगी कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। एक दफा तो बॉस ने तुम्हें फायर कर दिया, फिर इतनी जल्दी कैसे मान गए तुम्हें दोबारा जॉब पर रखने के लिए। जियाओजाई कहती है कि इसमें इतना हैरान होने की क्या बात, मैं टैलेंटेड हूँ और बॉस को नजर आ रहा है। लेकिन लिन इतनी आसानी से नहीं मानती। वो कहती है कि तुम मानो या ना मानो, बॉस को तुमसे प्यार हो चुका है और तुम भी बड़ा कहती थी कि तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं आना, लेकिन आजकल तुम भी बॉस के बहुत करीब होती जा रही हो। जियाओजाई बोली कि नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या। वो तो अगर घुटने टेक कर भी मुझे अपने साथ डेट पर जाने के लिए कहे ना, मैं तब भी ना मानूं। और ये बात पीछे ही खड़े जुहांग ने भी सुन ली, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ऑफ टाइम में वो गाड़ी में बैठकर जियाओजाई का वेट कर रहा था कि मैं उसे घर छोड़ने के लिए लिफ्ट दूंगा, लेकिन वो तो आते साथ ही किसी के साथ बाइक पर बैठकर वहाँ से चली गई। जुहांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों को फॉलो करने लगा, यहाँ तक कि दोनों बाइक से उतरकर जियाओजाई के घर जाते हैं। अब बेचारे जुहांग को तो रात को भी नींद नहीं आ रही थी, यही सोच सोचकर कि आखिर वो लड़का इसका क्या लगता है। शायद कल सुबह वो मुझे उस लड़के के बारे में एक्सप्लेन करे, पर क्यों एक्सप्लेन करेगी, आखिर हम दोनों का रिश्ता ही क्या है। अगली सुबह जियाओजाई भागते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है, जबकि 1 मिनट लेट हो जाने पर भी जुहांग ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुम्हें पता तो है आज हमारी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये कहकर वो जाने लगा। जियाओजाई सोच रही थी कि एक तो डॉक्यूमेंट्स भी खुद ही घर छोड़कर आया और अब मुझे डांट रहा है। कल तक तो टीकता पता नहीं आज इसे क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें एक नए कैरेक्टर जिनो को दिखाया जाता है, जो वैसे तो एक फेमस सेलिब्रिटी था, लेकिन उस बेचारे की गर्लफ्रेंड उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। आज वो इस होटल में अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे विश करने के लिए आया है, जबकि उसने इसे गलत रूम का एड्रेस दे दिया था और यहाँ भी बेचारे को एम्बेरस होना पड़ा। अब उसे गुस्सा आता है कि यार सबके लिए मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन ये लड़की पता नहीं ये कब मुझे एक्सेप्ट करेगी। नेक्स्ट सीन में जुहांग जिनो की सेक्रेटरी से अपने लीकर की प्रमोशन की बात कर रहा था, लेकिन वो कुछ खास राजी नहीं होती। जियाओजाई भी चुपके से देख रही थी कि आखिर इस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकलता है, और इसके बारे में वो कुलीग्स को भी बता रही थी कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी बाय चांस जिनो उससे टकरा दिया, जिससे उसका फोन नीचे गिर जाता है और जिनो को तो देखकर सब उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगे। आखिर वो इतना फेमस सेलिब्रिटी था। अब अपना इमेज बचाने के लिए वो एक्टिंग करने लगा जैसे जियाओजाई उसकी गर्लफ्रेंड हो। वो कहता है कि बेबी तुम नाराज क्यों हो रही हो, हम इस बारे में घर चलकर
लेकर बात करते हैं ना, लेकिन इतने सारे लोगों के कैमरास देखकर उसे सोशल एंजाइटी होने लगी। साथ ही उसे एक बचपन का इंसिडेंट भी याद आता है जिसकी वजह से उसे ये सोशल एंजाइटी स्टार्ट हुई थी। किसी भी तरह अपनी जान छुड़ाकर वो यहाँ से भाग निकली। जुहांग भी देख रहा था कि आखिर इससे हुआ क्या, फौरन उसके पीछे चला जाता है। उसके पास जाकर पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना, जबकि ज़ियाओज़ाई अपने लिए ऑक्सीजन कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ से जिनो भी पहुंच आया, जो माफी मांगते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, मैं बस चाहता था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो। जुहांग को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो आगे आते हुए बोला कि तुम खुद को समझते क्या हो कि तुम जो चीज भी चाहोगे उसे खरीद लोगे। लेकिन ज़ियाओज़ाई सामने आकर बोली कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मेरे स्नो लिकर की प्रमोशन करने के लिए राजी हो जाओ। यानी कि फ्यूचर में जुहांग इन दोनों को साथ में देखकर खूब जलने वाला है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में जुहांग लेटा हुआ अभी भी ज़ियाओज़ाई के बारे में सोच रहा था कि किस तरह उसने जिनो को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर दी। लेकिन उससे भी ज्यादा जो बात उसे परेशान कर रही थी वो ये कि अचानक से वो भागकर क्यों चली गई थी और आखिर उसे हुआ क्या था। यही सारी बातें उसे सोने नहीं दे रही थी। तो वो उठकर उसके सिम्टम्स के बारे में सर्च करने लगा और आखिरकार डायग्नोज कर लेता है कि उसे सोशल एंजाइटी है। नेक्स्ट सीन लैब का दिखाया गया, जहां लिन ज़ियाओज़ाई के पास आते हुए कहती है कि आज तुमने ड्रिंक करने का कैसे सोच लिया, या कहीं दोबारा तुम्हें वो इल्यूजन्स तो परेशान नहीं कर रहे। वैसे एक बात बताओ, ये किस तरह के इल्यूजन्स है जो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। ज़ियाओज़ाई बोली कि कभी तो वो इतना रूड बनकर मेरे सामने आता है जैसे डोमिनेंट बॉस हो, और कभी वो इतना मासूम बन जाता है जैसे कि क्यूट रैबिट और मुझसे फ्लर्ट करने लगता है। साथ ही साथ वो उन इल्यूजन्स को सोच भी रही थी और कहती है कि इन्हीं बातों की वजह से मैं तंग आ चुकी हूँ। तब तक दूसरी तरफ लिन को किसी ने आवाज दे दी और उसे जाना पड़ गया। अब ज़ियाओज़ाई को यहाँ अकेले ही ड्रिंक करना पड़ता है। थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ से जुहांग भी उसके लिए कुछ लेकर आया था और तब तक तो ज़ियाओज़ाई भी अच्छे से ड्रंक हो चुकी। फिर उठकर उसकी पिक्चर के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहती है कि तुमने ही कहा था ना कि कभी कभी फ्रैंकली बात करना अच्छा होता है, इसलिए मैं तुम्हें फ्रैंकली बता रही हूँ। उस रात जब हम दोनों पहली बार मिले थे तब से लेकर अब तक मुझे तुम्हारे इल्यूजन्स परेशान कर रहे हैं। कभी तुम बॉसी बन जाते हो और कभी तुम मेरे साथ फ्लर्ट करते हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जुहांग भी खड़ा उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन जब ज़ियाओज़ाई ने उसे देखा तो उसे यही लग रहा होता है कि ये भी मेरा इल्यूजन ही होगा। कहने लगी कि देखा, फ्रैंकली बात करने से तो मेरा इल्यूजन और ज्यादा बढ़ गया है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम रियल में मेरे सामने खड़े हो। यही बातें करते करते वो टुन होकर सोफा पर गिर पड़ी और इधर जुहांग खड़ा देख रहा था। अब तक तो वो सारी बातें समझ चुका कि ये मुझे हमेशा अवॉइड क्यों करती रहती थी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ ज़ियाओज़ाई की आंखें खुली तो वो अपने घर में ही थी। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई तो जुहांग उसके सामने ही खड़ा था, लेकिन उसे देखकर भी वो कहती है कि अब मुझे अपने इल्यूजन के साथ रहना सीखना ही पड़ेगा। उसे इग्नोर करके अपना काम करने लगी। तभी उसके डोर पर बेल बजी। डोर ओपन करने पर उसका नाइबर था, जो कि उसे लिया हुआ स्टूल वापस लेने के लिए आया था। अचानक से उसकी नजर जुहांग पर पड़ी और कहने लगा कि तुमने बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है क्या, बड़ा क्यूट लग रहा है। यहाँ उस बेचारी को रियलाइज हुआ कि ओ गॉड, जुहांग सच में मेरे घर आया हुआ है और फिर फौरन से उस नाइबर को भी यहाँ से भगा दिया। पूछने लगी कि बॉस, आप यहाँ किसी काम से आए हैं क्या। जल्दी जल्दी से अपना बिखरा हुआ घर भी समेटने लगी। उसे नर्वसनेस हो रही थी कि अब बॉस सामने आ गया है तो इल्यूजन भी आता ही होगा। जुहांग बोला कि अच्छा, तो ये लड़का तुम्हारा नाइबर है और उस रात जिस लड़के के साथ तुम बाइक पर आई थी यकीनन वो भी यही वाला लड़का होगा। ज़ियाओज़ाई पूछती है कि आपको कैसे पता, तो उसने बहाना लगा दिया कि बस मैंने तो ऐसे ही अंदाजा लगाया। इधर ज़ियाओज़ाई सोच रही थी कि काफी टाइम हो गया और मुझे इल्यूजन नहीं आया, मतलब कि मैं रिकवर्ड हो गई हूँ, अब मुझे इल्यूजन्स नहीं आएंगे। ये बात तो उसे काफी ज्यादा खुश कर देती है और उसे इतना खुश देखकर इधर जुहांग बोला कि क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो रही हो। ज़ियाओज़ाई बताती है कि असल में एक प्रॉब्लम मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन अब वो सॉल्व हो चुकी। जुहांग कहने लगा कि अच्छा, तो इसका मतलब कि अब तुम्हें इल्यूजन्स परेशान नहीं कर रहे, चलो अच्छी बात है, अब फ्यूचर में मुझे अवॉइड मत करना। जबकि ज़ियाओज़ाई सोच रही थी कि इसे इस बारे में कैसे पता। इसके बाद जुहांग पूछ रहा था कि क्या तुम सच में सारी लाइफ सिंगल रहना चाहती हो, तो वो बोली कि हाँ बिल्कुल, ये देखो मैंने तो अपनी सारी लाइफ की प्लानिंग भी कर रखी है। यहाँ वो इसका दिल बदलने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें एक बार दोबारा सोच लेना चाहिए। जबकि ज़ियाओज़ाई उसे ये बात नहीं बताना चाहती कि मैं तुम्हारे लिए फील करने लगी हूँ। कहने लगी कि हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलो हम साथ में चलते हैं। अपना बैग उठाते हुए उसे कुछ बुक्स नीचे गिर गई जो कि जुहांग उसके लिए लेकर आया था। यहाँ एक डायरी में सोशल एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए जुहांग ने उसके लिए सारी
सारी इंस्ट्रक्शंस लिख दी थी, जिसे पढ़ते पढ़ते ज़ियाओज़ाई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उसके बारे में इतना नहीं सोचा था। अब वो भी जुहांग को अपने दिल की बात बता देना चाहती थी, लेकिन बताने के बजाय वो डायरेक्टली उसे किस कर देती है। इसने तो एक छोटी सी किस की थी, लेकिन जुहांग भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। यहाँ दोनों ही रोमांटिक हो जाते हैं। इसी दौरान ज़ियाओज़ाई अपने कोट में इजी फील नहीं कर रही थी और इसे उतारने ही वाली होती है कि इधर जुहांग ने उसे रोक लिया। वो कहता है कि क्यों ना हम इसे हनीमून के लिए सेव कर ले। अचानक से शादी का सुनकर ज़ियाओज़ाई को दोबारा से इल्यूजन्स आने लगे कि इसका मतलब तो मैं इसके साथ जुड़ जाऊंगी और ये हमेशा मुझे अपने साथ बांध कर रखेगा। इवन के नींद में भी उसे इसी तरह के सपने परेशान कर रहे होते हैं और वो गॉड से माफी मांगने लगी कि मैंने उसे किस करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसके बाद जब ऑफिस में भी इन दोनों का आमना सामना हुआ तो जुहांग को देखकर ज़ियाओज़ाई ऐसे भाग गई जैसे वो सामने आई ही ना हो, जबकि इधर ये बेचारा सोच रहा था कि आखिर मैंने गलत ही क्या कहा था। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओज़ाई के डोर पर नॉक हुआ कि आपका पार्सल आया है। वो सोचने लगी कि मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं करवाया था। खैर जब उसने डोर ओपन करके देखा तो वो जुहांग था। उसे देखकर तो ज़ियाओज़ाई दरवाजा बंद करना चाहती थी, पर वो इसे दरवाजा बंद करने नहीं देता कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। जिस पर ये बोली कि मैं चाहती हूँ उस रात जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ, ऐसे समझो जैसे मैंने तुम्हें किस नहीं किया। जुहांग बोला पर मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि हम इसे हनीमून के लिए सेव कर लेते हैं क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बात करने से पहले ही ज़ियाओज़ाई ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया क्योंकि इसे शादी करने से डर लग रहा होता है। अब जुहांग को भी गुस्सा आ गया। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पपिट नहीं हूँ कि एक टाइम तुम मेरे करीब आओ और दूसरे टाइम तुम मुझे अपने आप से दूर करने के लिए कहती हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये बातें कहकर वो वहाँ से चला गया। इधर ज़ियाओज़ाई अपने पास्ट के बारे में सोचने लगी, जहाँ वो अपने एक्स से शादी करने वाली थी, लेकिन उसकी मॉम ने ज़ियाओज़ाई को डांट दिया कि तुम मेरे बेटे से शादी करके ये चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली का मैस भी हम संभालें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई। इसीलिए ही तो ज़ियाओज़ाई को आज तक शादी से डर लगता है। नेक्स्ट सीन में जुहांग के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि अब तो तुम्हारी छोटी सिस्टर ने भी अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया, तुम बताओ क्या बना उस लड़की का जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जुहांग बोला कि मैंने उस बारे में बहुत सोचा, पर हम दोनों सिर्फ कुलीग्स ही बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब मैंने उसे शादी की बात की तो वो ओवर रिएक्ट कर रही थी और मुझे एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। यहाँ डैड कहने लगे कि बेवकूफ इंसान, इतनी जल्दी शादी की बात कौन करता है, तुमने ही तो शादी की बात करके डरा दिया है उसे। मॉम बोली कि आप फौरन से जाकर उसे माफी मांगो। नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया गया, जहाँ जीनो की टीम के साथ प्रमोशन की बात आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन जुहांग कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। यही बात लिन भी ज़ियाओज़ाई से पूछने लगी कि इसे क्या हुआ, प्रमोशन हो तो रही है फिर भी ये खुश नजर क्यों नहीं आ रहा। अब वो बेचारी इसे क्या ही बताती, जबकि जीनो तेजी से अपना मोबाइल टेबल पर पटक देता है क्योंकि उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में अलग ही मसले चल रहे थे और जुहांग को भी उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओज़ाई लिन के साथ खड़ी बातें कर रही थी कि पीछे से उसका एक्स बॉयफ्रेंड पहुंच आया, जो कि लिन के साथ अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आखिर उन लोगों की कंपनी जीनो के साथ कोलैबोरेशन जो करने वाली है, असल में वो भी बीच में अपना फायदा देखने की कोशिश कर रहा था। जबकि लिन बोली कि ये कोलैबोरेशन उसी इंसान की वजह से पॉसिबल हुई जिसे तुम नफरत करते हो, यानी कि ज़ियाओज़ाई। फिर उसे इग्नोर करते हुए ज़ियाओज़ाई का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आई। यहाँ बैठकर दोनों लंच करने के साथ साथ बातें कर रही होती हैं कि तभी अचानक से एक मोबाइल उड़ता उड़ता इनके खाने में आ गिरा। ज़ियाओज़ाई बोली कि ओ गॉड, ये किसका मोबाइल है, मेरा सारा खाना नीचे गिर गया। जब इन दोनों ने जाकर देखा तो जीनो साइड पर बैठा रो रहा था कि ये हमेशा मेरे साथ इस तरह करती है, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ। इधर लिनो से देखकर कहने लगी कि ज़ियाओज़ाई देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बेचारा रो रहा है, जाकर उसे हौसला दो। वो बोली कि मेरा मजाक बनाना बंद करो, मेरी लाइफ में कम मैस पड़ा हुआ है क्या जो अब मैं इसे भी संभालूं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। जबकि लिन उसके पास आकर उसका मोबाइल वापस करती है। जीनो बोला कि क्या मैं क्यूट नहीं हूँ, इतना हैंडसम तो हूँ, इसके बावजूद भी वो मुझे इतना इग्नोर करती है। लेकिन फिर जैसे ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि उसने मुझे मैसेज किया, फौरन से रिप्लाई देने वाला था। लिन ने उसके हाथ से फोन ले लिया कि यही तो तुम्हारा मसला है, 5 मिनट लेट रिप्लाई दे दोगे तो कोई मर नहीं जाओगे तुम। उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ जाती है, जिस पर लिन ने उसका फोन वापस कर दिया और वो भी मजे मजे से बात करना स्टार्ट कर देता है, जैसे वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओज़ाई लैब में बैठकर काम कर रही थी और जुहांग उसे बाहर से देखकर सोच रहा होता है कि इसे कैसे मनाऊं, ये झूठ भी नहीं बोल सकता कि मुझे शादी नहीं करनी। यहाँ एम्प्लॉइज को देखकर वो जल्दी से कॉल पर बात करना स्टार्ट कर देता है कि मैं यहाँ ज़ियाओज़ाई को देखने थोड़ी ना आया हूँ। कुछ ही देर में जीनो भी पहुँच आया, जो ज़ियाओज़ाई के बारे में पूछ रहा था। जुहांग को उस पर गुस्सा तो काफी आया, लेकिन फिर भी उसे लैब में ले ही आता है। यहाँ जीनो ज़ियाओज़ाई से कहता
कहता है कि अब जब मैं तुम्हारे लिकर की प्रमोशन कर ही रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जुहांग को वैसे भी गुस्सा आ रहा था, बीच में कहने लगा कि मैं यहाँ का बॉस जरूर हूँ लेकिन मैं अपने एम्प्लॉइज को इस तरह का कोई भी काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। क्यों सुपरवाइजर वैन, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। दूसरी तरफ से ज़्याओज़ाई बोली कि हाँ मुझे याद है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मैंने जबान दी थी, अब मैं अपनी जबान से थोड़ी ना फिर सकती हूँ। क्यों सुपरवाइजर वैन, मैं ठीक कह रही हूँ ना। वो बेचारा ना तो ना कह पा रहा था और ना हाँ कह सकता है, खामखा बीच में फंस गया। इधर जिनो कहने लगा तो फिर देर किस बात की, उसका हाथ पकड़ करके कहता है कि चलो फिर एक्टिंग स्टार्ट करे। जिस तरह वो जबरदस्ती ज़्याओज़ाई के साथ पिक्चर्स बना रहा होता है, इधर जुहांग को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बेचारा कह भी क्या सकता है। नेक्स्ट सीन में जुहांग सोशल मीडिया पर उनकी बाकी पिक्चर्स और वीडियोस भी देख रहा था जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसी दौरान उसने एक बात नोटिस की कि ज़्याओज़ाई बार बार अपने फीट्स को रब कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इन शूज में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं और यकीनन इससे उसको चोट भी लग गई होगी। जबकि उस उल्लू के पट्टे जिनो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जबरदस्ती उसके साथ वीडियोस बनाना चाह रहा है। ये वाली बात जुहांग को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, लेकिन फिर भी ज़्याओज़ाई को ये सब कुछ करने के लिए वो कैसे मना करता, क्योंकि ये फैसला तो उसका अपना ही था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।